इसलिए मंदिर को जिस हम तरीके से देखते हैं वो मंदिर का काम नहीं है। मंदिर में जाकर के आप कहो कि ऐसा होने से ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जो कहता है वो महामूर्ख बना रहा है। ये जो मंदिर है ये अलग अलग शक्ति के केंद्र हैं। जब आप उस मंदिर में जाते हैं, जैसे कभी कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप कुछ ऐसी जगह चले जाते हैं और वहां जाके 5 मिनट बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरा टेंशन कम हो गया, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। इतना ही है। हर मंदिर के अंदर जो वहां शिलालेख लगी हुई है वो शुद्ध रूप से साइंस पे आधारित है। वहां जाते हैं और उसमें से निकलने वाली रेज आपके शरीर में लगती है तो आपको लगता है कि मैं फ्रेश हो गया, एनर्जाइज हो गया। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके बारे में बात की जाती है और यहां से लेकर के अंत तक लगे हुए हैं, आखिर इन ज्योतिर्लिंग की कहानी क्या है? ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, आप लोगों ने साइंस के, यहां प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं और तमाम भी लोग हैं, ये जो शिवलिंग है, कभी आपने सोचा है इस पे पानी लगातार क्यों जल चढ़ाते हैं? बहुत सारी जगह तो उसके ऊपर एक मटका लगा देते हैं, पानी गिरता रहता है। इस जमीन के नीचे एक रेखा है, उस पर रेडियो एक्टिव निकलती है। उस दौर में, आज तो साइंस बहुत आसान हो गई। आपका ऋषि मुनि अंग्रेजी नहीं बोलता था, साइंस शब्द को नहीं जानता था, लेकिन वो अपने समय से हजारों साल आगे था। ये शिवलिंग एक पर्टिकुलर दूरी पर, उसी जहां से रेडियो एक्टिव की रेखा जा रही है, उसी के ऊपर जगह जगह स्थापित किया गया है। और जब उसके ऊपर लगता है और वो नीचे से रेड से कनेक्ट हो जाती है तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है उससे वो हीट ना हो जाए, इसलिए शिवलिंग पे हर जगह लगातार पानी डलता रहता है। और जब आप शिवलिंग की पूजा छूते हैं तो वो एनर्जी आपको कनेक्ट करती है और आपके अंदर निराशा होती है, आपके अंदर थोड़ा सैडनेस होती है, वो ठीक हो जाती है और आप फिर दोबारा से एनर्जाइज होते हो और फिर दोबारा से किसी ताकत से दूसरा काम करते हो। और ये शिवलिंग ये नहीं है इतना सा, 16 फीट गहरे शिवलिंग है। इसलिए आप धीरे 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 आपकी कंडीशनिंग की गई और आपको अपने होने का भान खत्म हो गया और आपको ये लगा कि सिर्फ अंग्रेज ही दुनिया को जानते हैं, इसलिए इंग्लिश अगर हमें नहीं आती है तो वो समाज में हमको करी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जो लोग हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते वो अंग्रेजी का दावा करते हैं। ये सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सनातनी हिंदू समाज में पिछले 70-75 साल में इतना भर दिया गया है कि वो अपने होने पे शर्माने लगा है। और वो लगता है कि सरकार अगर हमको चावल आटा नहीं देती तो हम मर जाते, जब सरकार नहीं थी तब भी हम जिंदा थे। और धीरे धीरे समाज ऐसे ही पाखंडियों को बढ़ाता है और इस शहर में, इस देश में हर जगह एक से एक नया ड्रामेबाज खड़ा हुआ है। आपके साथ में इस्लाम को मानने वाले मुसलमान रहते हैं, पारसी रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। ये समस्या उनमें नहीं है, ये सिर्फ आप ही में है। तो हमारे यहां इस पे समाज में चर्चा नहीं होती कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला समाज आज 2-2 रुपए किलो में एक पार्टी तो ऐसी है। ये शर्म की बात है, मैं जब भी मन से बोलता हूं मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। एक पार्टी हमारी मां और बहनों को साड़ी फ्री दे रही है। हमारे आत्मसम्मान को चोट नहीं लगती कि चवन्नी चाप चोर नेता कोई मां को साड़ी दे के वोट ले रहा है और हम दे रहे हैं। होड़ लगी हुई है और उनकी हिम्मत नहीं है किसी और को साड़ी दे के वोट ले ले। वोट वो वहीं देते हैं जहां देना होगा। तो 5 साल में 30 सेकंड के लिए आप ब्राह्मण हैं, आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व होना चाहिए, उसमें कोई, आप ठाकुर हैं, ठाकुर होइए, आप जो हैं उस पर गर्व करिए, मुझे उसमें कोई किसी किस्म का आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी इतनी विनती है
5 साल में सिर्फ 10 सेकंड का जब मौका मिले तो सनातनी होकर वोट दीजिएगा। इसलिए मैं 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूं कि आप एक आदमी 5 लोगों को ये बात बताएं। पहले आप संतुष्ट हो जाएं, आपके अंदर इस पे कोई प्रश्न चिन्ह हो उसको ठीक कर लें, और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल कंफर्म है तो 5 लोगों को बस बताना है और कुछ नहीं करना है। ईमानदारी से आप किस पार्टी को वोट देते हैं, किसको नहीं देते, आपकी क्या विचारधारा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये गलतफहमी के शिकार नहीं हूं कि कोई एक पार्टी ऐसी है और दूसरी पार्टी ऐसी है। राजनीति का खेल जब आप दूर से देखते हैं तो आपको हकीकत पता नहीं होती, और राजनीति के पास रहते हैं तो आपको हकीकत पता होती है। मैंने 20 साल जिंदगी के गुजारे हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें पता है। इसलिए जिस दिन समाज अपनी वो शक्ति प्राप्त कर लेगा तो नेताजी वही बोलेंगे जो आप चाहेंगे। जो आप चाहेंगे वो बोलेंगे। वो कुर्सी भी दांव पे लगा देगा, लेकिन उसको पता है कि जो 82 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, अगर इसकी बात मैंने नहीं मानी तो मुझे 24 घंटे में कुर्सी से उतार देगा। ये डर हर नेता को होना चाहिए। इसलिए जिस वंदे मातरम की बात मैंने शुरू की, उस वंदे मातरम के बारे में कोई इस 15-16 साल में अलग अलग अंदाज में अलग अलग जगह मैं इसको बोलता रहा। कोई 10-12 मेरे मुद्दे थे, जिसमें से 5 मुद्दे बिना संसद जाए सुन लिए। इसलिए यहां जो भी आदमी ये समझता है कि मैं संसद में जाऊंगा वो करूंगा, वो महाझूठा है। संसद में जाकर के वो कुछ नहीं करेगा। 2 कमरे के मकान से जाएगा, 5 साल बाद 12 कमरे के मकान में लौटेगा, यही उसका अचीवमेंट होगा। संसद में नियम कानून होंगे, पार्टी की विप होगी, उसे भी वही बोलना पड़ेगा जो सबको बोलना है। इसलिए यहां बोलने की शक्ति यह है कि कोई माई का लाल विप नहीं जारी कर सकता। और बात सच होगी तो लंबे कालखंड के बाद सत्ता में ऐसे भी लोग हैं कि वो आपकी बात सुन लेते हैं, अपनी टीम से उसको रीडिफाइन कराते हैं, रीकन्फर्म कराते हैं, और जब उनको ठीक लगता है उस समय का मौका इंतजार करते हैं और काम पूरा हो जाता है। वंदे मातरम के साथ साथ 5-6 चीजें हैं जो हुई हैं, और जिन 2 चीजों की मैं मुहिम चला रहा हूं हर विषय उस पर बोलने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी होंगी। वंदे मातरम की कभी चर्चा हुई नहीं। ऐसा नहीं था कि आज जो पार्टी है वो पार्टी पहले सत्ता में नहीं थी, या उनका 2, 4, 10, 20 MP नहीं थे। एक बार तो वो एक फूल 2 माली वाली सिचुएशन में थे पार्लियामेंट में, लेकिन आग नहीं लगी हुई थी। आज की इस पार्टी को और आज से 20 साल की पार्टी को देखते तो भी कार्बन कॉपी थी आलू से सोना बनाने वाली पार्टी का। यकायक आपको बोध हो गया और लोग कहने लगे हम तो शुरू से थे। शुरू से आप भी वही थे। ये आपके दबाव में बदले। उनको लगा कि इनको सब कुछ देने के बाद भी ये इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब सत्ताओं ने आपके अंदर जो बेचैनी थी, जो सड़कों पे थी, जो चलते थी, जो फिरते थी, टीवी पे थी, सब जगह उनको लगा कि लोगों को बोध हो गया है, अब इनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बार बार आप इंपॉर्टेंट हैं। मंच पे कितना भी बड़ा नेता आ जाए, वो आपसे है, आप उससे नहीं हो। इस शक्ति को समझिए। एक दिन भारत की संसद में, अब ये नेता को तय करने दीजिए कि उसके सामने बहुत सारे एजेंडे हैं, उसमें कौन सा एजेंडा वो किस वक्त करेगा और कितना शोर मचेगा और उसका क्या फॉल आउट होगा। तो समाज जब तैयार हो जाता है
तब राजा को किसी फैसले के लेने के लिए दिक्कत नहीं होती। फिर राजा ये भी नहीं देखता है कि हमारा संसद में बहुमत है या नहीं है। उसके सामने 82 करोड़ हिंदू, ऐसा लगता है कि अगर मैं गया मैदान में उतर के तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। ये डर नेता को होना चाहिए। इसी संसद में 16 साल के से बोलने का जो मुझे लगता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा मेरे कारण ही हुआ, ये मुझे गलतफहमी कतई नहीं है, लेकिन जो हमारे मित्र लोग गण हैं, वहां जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो उसमें कई बार ये मुद्दे उठे और इस मुद्दे का उनको लगा कि इससे जनमानस कनेक्ट है। तो एक दिन संसद में उस चीज को, क्योंकि वहां कानून है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको उसको तय करना होता है, कोई बहाना उनको चाहिए होता है, कोई इशू चाहिए होता है, कोई डेट चाहिए होती है कि कहां से वो अपने एजेंडे को बड़ा खड़ा कर दें। और एक दिन संसद के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री ने रिसर्च करवा के एक डेट निकाली, क्योंकि संसद के अंदर संविधान वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर राजा को समझ में आ गया है कि ये मुझे करना है तो वो कहां कहां से रास्ते खोजता है और वो काम कर लेता है। 7 नवंबर की डेट किसी को याद है? किसी ने सुना? 7 नवंबर की एक डेट अभी निकल के गई है पिछले साल। सनातनियों, ये भूलने के कारण हमारी दुर्गति हुई है, भूलना नहीं है। और आप न भूलें इसलिए मैं ये मंच से ये काम करता हूं। 7 नवंबर को वंदे मातरम को लिखे हुए 150 साल हो रहे थे और उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि आज इस गीत को लिखे 150 साल हो गए हैं और भारत की आजाद संसद के अंदर यह गीत पूरा बजा था। तो आज से संसद में पूरा वंदे मातरम बजेगा। अब इसके लिए इतना लंबा कुछ नहीं करना था। अब हर आदमी की अपनी एक पॉलिटिकल शख्सियत, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, काम करने का तरीका होता है। वो काम किस अंदाज में करेगा, फिर बचा हुआ काम दूसरे किस अंदाज में करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि 7 नवंबर को इसको 150 साल हो गए हैं, लिहाजा पूरा वंदे मातरम बजाया जाएगा। तो जो भाईजान वंदे मातरम के बजते ही इस गैलरी से निकल के बाहर जाते थे, वो उस दिन आए नहीं, क्योंकि उनको पता है पहले वाला थोड़ा विनम्र है, दूसरा वाला यहीं से उठाएगा। वो आया ही नहीं इस बार। उत्तर प्रदेश में एक जगह है संबल का एक एमपी है शफीकुर रहमान बर्क, वो डेलिबरेटली पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं, जब भी वंदे मातरम अधूरा बजता था वो डेलिबरेटली निकल के जाता था ये बताने के लिए कि मुझे ये नहीं सुनना। और अब वो उस दिन आता ही नहीं है। और भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम बजाने की घोषणा हुई और जब तक शाम होती तब तक गृह मंत्रालय ने, इसलिए होमवर्क जिसका अधूरा होगा वो इस दौर में नहीं चल पाएगा। शाम को गृह मंत्रालय ने आईपीसी मंगाई और ये बताया कि ये 6 लाइनें न गाने पे कौन कौन सी धारा लगेगी, ये भी पब्लिक हो गई। तो ना ये संवैधानिक सभा है, न मंच पे कोई प्रधानमंत्री है। तो अगर सरकार ने इस बात को ऑफिशियली भी कर दिया, मैं तो इसको हर सभा में बजाता हूं, हर सभा में। और मेरी विनती है कि अगर आप लोग हर सभा में पहले वंदे मातरम बजाएं और उसकी आवाज कम से कम इतनी रखें कि इस हॉल से 2 किलोमीटर दूर तक जाए।
और भारत की संसद में पास किए हुए कानून को कर रहे हैं, इसलिए आप पे कोई धारा लगेगी नहीं, जो रोका गया उसकी धारा जरूर उतर जाएगी। इसलिए डेलिब्रेटली में, और ये खासतौर से ये वाला वंदे मातरम, हमको समय के साथ कुछ चीजों में थोड़ा सा एक ऐसा भी बदलाव करना चाहिए कि हम एक पुरातन अंदाज में राग भैरवी में गा रहे हैं। वो 25 साल का बच्चा जो मैगी खाता है, वो भारगी में एक राग होगा, वो उठ के चला जाएगा। लता मंगेशकर जी ने आनंद मठ नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें ये पूरा वंदे मातरम गाया है, और जिस पिच पे गाया है वो आज की युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं डेलिब्रेटली इसको बजवाता हूं। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि सारे योद्धा आप ही के पास हों, जिनके पास जब समय था वो करके गए। इसलिए राजा किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है, और अगर राजा की तारीफ करने से कुछ लोगों को लगता है कि मैं राजा की तारीफ किसी कारण से कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो एक ही कारण है। अगर राजा ने हजारों साल पुरानी सभ्यता के पुनर्स्थापना का प्रण लिया है, तो उसमें जो काम कर रहा है उसके साथ खड़ा हूं। वो कोई होता तब भी मैं कहता, क्योंकि जो हर्ट आपको अपनी सिविलाइजेशन की है, जिसको आप अपना आराध्य देवता मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, उसका मंदिर, उसकी मूर्ति खंडित पड़ी हो, और आप 450 साल से उस खंडित मूर्ति को देख करके व्यथित होते थे, आपको वो टूटी हुई मूर्ति अपने उस दौर की याद दिलाती है कि उन लोगों ने क्या क्या आपके साथ किया है, और आप उस दर्द को लेके घूम रहे हैं। और इतने लंबे समय के बाद भी वो लगातार जारी था। एक मूवमेंट चलाया, उससे कुछ को फायदा हुआ, ये फायदा चलाओ, ये मत चलाओ, अभी फायदा नहीं, ऐसा नहीं होता। और उस युद्ध में जिसने भी अपनी भूमिका निभाई वो महान था। लेकिन मैं इस राजा को इसलिए सैल्यूट करता हूं, और ये आपको कोई गलतफहमी ना हो, मैंने कभी सामने से नहीं देखा है, मिलने की बात छोड़ दीजिए, बहुत लोग मेरे बारे में बड़ी गलतफहमियां पाले हुए हैं। उस आदमी ने जो काम किया ना, ज्यादातर ये जो एक विशेष पार्टी के लोग जहां ज्यादा हैं, वो बिना जाने नुक्ताचीनी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं वो रोज राजा को ज्ञान दे देते हैं।